हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रयास क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का बिहार बोर्ड के लिए आज हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। जो हम लोग आज फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का, इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कुछ मटेरियल तैयार किया है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल होगा। तो आज से तैयार हो जाइए इंग्लिश की तैयारी के लिए। आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश आपकी 100 नंबर की कंपलसरी होती है। तो आज से क्लास 12th की इंग्लिश की तैयारी की जिम्मेवारी रितेश सर की हाथ होगी। रितेश सर आपको प्रयास बैच के थ्रू इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे। रितेश सर का देख सकते हैं, मैंने अपना एमए इंग्लिश से कंप्लीट किया है, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, बीएड किया हूँ। तो आपको एक ऑथेंटिक और सही टीचर के हाथ से इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। महात्मा गांधी का लिखा हुआ ये एसे, मैंने सोचा क्यों ना महात्मा गांधी से स्टार्ट किया जाए। भारत में ऐसे बहुत सारे वीर पुरुष हुए हैं, लेकिन उनमें से एक नाम महात्मा गांधी का है। हमारा पहला चैप्टर भी है क्लास 12th का, रेनबो पार्ट 2 का क्लास 12th का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आज हम लोग प्रयास क्लासेस में क्लास 12th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो एसेज उन्होंने लिखा है उनके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह एसेज भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने का एक जरिया है। इसके थ्रू उन्होंने भारत के लोगों को एक सही मायने में एक गाइडेंस दिया है। कहने का सेंस ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश पर बहुत सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन रहा, मुगलों से पहले भी बहुत सारे शासन आए और गए। बहुत सारे आक्रांताओं ने भारत पे आक्रमण किया और भारत के सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने की बहुत सारी कोशिश की। आपको अगर याद होगा क्लास 11th में हम लोग पढ़े होंगे एंशिएंट सिटी ऑफ नालंदा, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें बतलाया गया था कि किस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रांता ने तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था और हमारे संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन ये संजोग मानिए कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इसकी जड़ इतनी मजबूत है, इसकी जड़ इतनी बुलंदी के साथ है कि कोई इसको तोड़ नहीं पाया आज तक। भले ही समय के साथ हम लोग बहुत डेवलप कर गए हों, लेकिन हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति आज भी वही है। आज भी उसी तरीका से हम लोग अपने पर्व को, अपने त्योहार को, अपने लोगों को सम्माननीय नजर से देखते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का नारा आज भी भारत में उतना ही प्रोमिनेंट है जितना एंशिएंट पीरियड में होता था। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी का जन्म अगर बात करें इनके जन्म के बाद, तो इनका जन्म 1869 ईस्वी में भारत में हुआ था। गुजरात के एक जगह है जिसका नाम पोरबंदर है, गुजरात में। वहां इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को हुआ था। ठीक है। He was more than a spiritual reader than a politician. गांधी जी followed truth एंड नॉन वायलेंस। कहने का सेंस है कि गांधी जी का जन्म 1869 में इंडिया में हुआ था और इनको एक पॉलिटिशियन के नजर से ना देख करके आप एक स्पिरिचुअल लीडर के नजर में देखिए इनको। स्पिरिचुअल लीडर कहने का क्या मतलब होता है? जस्ट इमेजिन कि आप समझिए, जैसे समझिए गौतम बुद्ध को आप किस नजर से देखेंगे? वो एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने क्या किया? अपने सारे धन को, संपत्ति को, अपने राज्य को, अपने परिवार को त्याग दिए। इस तरह के पर्सन थे। महात्मा गांधी को भी देखेंगे तो ये एक पॉलिटिशियन नहीं थे, ये कभी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किए, कभी कोई राजनीति नहीं किए, लेकिन इनके द्वारा बताया हुआ जो रास्ते थे, कथन थे, वो आज भी इफेक्टिव है। दुनिया में आज भी उन चीजों को बहुत वैल्यू किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्व में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां इंडिया को गांधी के नाम से जाना जाता है। भले ही लोग नहीं जानता हो इंडिया क्या है, भारत क्या है। जब भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है तो भारत के बारे में भले ही नहीं जानता हो, लेकिन गांधी के नाम से भारत को जरूर जानता है। गांधी का फोटो दिखाने से पहचान जाता है कि इंडियन। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के में स्वतंत्रता के लिए वो लड़े थे, क्या नाम है इनका? नेल्सन मंडेला।
उसी तरह गांधी जी ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान दिए थे, जो उन्होंने 1947 में जो हमारा देश आजाद होता है उसमें गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है और आप लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं भी हो आप, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, भले ही किसी भी फील्ड में हो, गांधी जी के वर्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनके दिया हुआ सीख, उनके दिए हुए नॉलेज आज भी हमारे समाज के लिए इफेक्टिव है। अगर हम बात करें गांधी जी इन हिस्से में क्या कह रहे हैं, इस हिस्से में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जब व्यक्ति खुद अपनी बारे में कहानी कहता है उसको कहा जाता है आत्मकथा। अगर ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझना है, इसको कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा कहा जाता है, इसको याद रखना है, इसको आत्मकथा कहते हैं। इसमें गांधी जी अपने आत्मकथा अपने बारे में बता रहे हैं। कहने का सेंस है कि इनका लिखा हुआ एक किताब था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें इन्होंने अपने आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने इसके बारे में बताया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। इसका मतलब होता है संस्कृति, ऐसे समझते हैं, संस्कृति, संस्कृति कह सकते हैं इसको, और सिविलाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं सभ्यता। सभ्यता, तो सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में ये एसेज है। इस एसे में गांधी जी क्या कहते हैं, थोड़ा उन बातों को समझते हैं कि इनका मेन पॉइंट क्या है, इनका मकसद क्या है, मेन पॉइंट क्या है। गांधी जी कहते हैं शुरुआती लाइन में ही कि भारत एक निश्चित सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करने वाला देश है, मुल्क है, देश है। जापान वेस्टर्नाइज हो गया, रोमन साम्राज्य पूरी तरीका से खत्म हो गया। रोमन साम्राज्य आज, पहले के जमाने में, बहुत जमाने पहले कह सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, जब फर्स्ट बीसी से पहले रोमन साम्राज्य चलता था, वो अंग्रेजों की सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना था रोमन सभ्यता। वो रोमन सभ्यता आज खत्म हो गया, वेस्टर्नाइज सभ्यता में डूब गया। और चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उनकी सभ्यता का क्या है, उनकी सभ्यता 5वीं सदी में चाइना में ऐसी प्रचलन था कि एक राजा दूसरे राजा को मारता था और उसका गद्दी लेता था। यानी कि कोई राजा है तो उसके सेनापति उसको मारेगा, राजा को मारेगा, और सेनापति के जगह पर वही सेनापति अब राजा बनेगा। और यही कल्चर वहां चलता था। वहां तो सैनिका जो कहते हैं ना, सैनिका ट्रेजेडी बहता था। सैनिका ट्रेजेडी, जस्ट इमेजिन, ऐसी शासन सभ्यता जो लगभग खून पे सवार था, यानी कि एक को मारो और शासन चलाओ। लेकिन भारत में ऐसा था नहीं। भारत में जब कभी भी अन्याय होता था तब उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था। ऐसे नहीं कि सैनिका ट्रेजेडी की किसी को मार दिए, किसी को काट दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र की व्यवस्था भी भारत में ही थी। भले ही आपको पता ना हो, लेकिन हमारे बिहार का वैशाली जिला में ही लोकतंत्र का सबसे पहला नींव डाला गया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, गांधी जी सो दैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। बेटर देन होगा यहाँ पर, बेटर देन ऑल, इंडियन सिविलाइजेशन बेटर देन ऑल। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया का हर सभ्यता अपने आप में यूनिक और अच्छा होता है। किसी को काट नहीं रहे हैं। ये कभी मत सोचना है कि गांधी जी अपने सभ्यता और संस्कृति के आधार पर किसी सभ्यता को काट रहे हैं, किसी चीज को गलत कह रहे हैं। गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत का अपना एक अस्तित्व है। भारत की जो सभ्यता है और संस्कृति है वो ज्यादा बेहतर है किसी भी सभ्यता और संस्कृति से। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर्स। हम लोगों को कभी भी रिजिड होकर के जीने के लिए नहीं सिखाता है। इंडियन सिविलाइजेशन हम लोगों को कभी भी रिजिड होकर जीने के लिए नहीं सिखाता है। ये हमको सिखाता है कि किस तरीका से किसी दूसरे कल्चर को हम मिल करके रह सकते हैं। देखते हैं, एक बात आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एक स्टोरी बताते हैं आपको। क्या हुआ कि ईरानियों का कोई देश नहीं था। ईरानी जिसे पारसी कहते हैं, पारसी लोगों का कोई देश नहीं था। ईरान के लोग थे, पारसी थे वो लोग। जैसे हम लोग रतन टाटा जी को समझ सकते हैं, वो पारसी लोग थे। तो एक बार हुआ क्या कि कहीं बाहर में कोई युद्ध हुआ, उस समय पारसी लोगों को उस जगह को छोड़ करके आना पड़ा। वो भारत की तरफ रुख किए, भारत आए। तो भारत में आए तो भारत के राजा जो उस समय थे, नाम हमको याद नहीं है, लेकिन राजा थे उस समय, वो राजा थे। वो राजा बोलते हैं कि मेरे देश में तो पहले से इतना लोग है, हम आप लोगों को कहां से शरण देंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं वो रिफ्यूजी थे, बाहर के देशों से आए हुए थे। उनको पता नहीं था कि भारत मेरा क्या करेगा, कैसा हाल होगा, इसलिए वो वहां से भारत चल के आए।
तो उन्होंने कहा महाराज एक कटोरा दूध में आप जिस प्रकार से चीनी मिला देते हैं तो चीनी का कोई अस्तित्व पता नहीं चलता, लेकिन दूध उल्टा मीठा हो जाता है। उसी तरह पारसी समुदाय इस भारतीय संस्कृति या संविधान में या भारतीय संस्कृति में घुल जाएगा दूध में चीनी की भांति। तो उसी तरह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ऐसी इफेक्टिव है, आज तुम देख सकते हो आज के समय में रसिया बहुत ज्यादा ही इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करता है। हरे रामा हरे कृष्णा नाम का मूवमेंट चलता है, वर्ल्ड भर में ये मूवमेंट चलता है। हम लोग एक जगह का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड भर में ये मूवमेंट चलता है। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है। जितने फॉरेनर लोग सब आज इंडियन कल्चर के प्रति अट्रैक्टिव है, उतने कभी कोई भी कल्चर के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं देखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ये कभी भी दूसरे कल्चर का मजाक नहीं उड़ाता है, उसका कमी नहीं बताता है। ये उल्टा कह रहा है कि मेरे जो संविधान है, मेरा जो कल्चर है, ये दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव दिखाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये कंडीशन कहने का है। कहते हैं फरा नाम का एक राजा था जो मिस्र का राजा था। आर द रूलर्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट आज का इजिप्ट पुराने जमाना में उसी को मिस्र कहा जाता था। ही से दैट उसने कहा कि माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस का मतलब होता है ऐसे चीज में जहां पर आराम नहीं है, रेस्टलेस कहा जाता है। माइंड जो होता है ना, उसको माइंड मतलब बुद्धि दिमाग, वो रेस्टलेस कहा गया है। रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अगर इसको जितना दिया जाए इसको और उतना की अधिक भूख होती है। आवर हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। जितना भी हमारा हैप्पीनेस होता है वो हमारे मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। कहां डिपेंड करता है? मेंटल कंडीशन पर। यानी कि खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है, खुशी तो मिलती है अपने मन के भीतर ही, अपने मन के भीतर ही मिलती है खुशी। अगर सोचेंगे कि हमको ये मिल गया, वो मिल जाए, ये मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। माइंड से अगर सोचा जाए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने बुद्धि से अपने दिमाग से उसको जितना दे दो, कोई करोड़पति कहेगा तो उसको अरबपति बनना, अरबपति को खरबपति बनना। कहने का सेंस है कि यहाँ रेस चल रहा है, ये माइंड स्थिर है ही नहीं। सिर्फ हमारी मन की एक भ्रम है कि हम आज यहाँ शांति हो जाएंगे, यहाँ शांति हो जाएगी, कभी शांति नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी बात को महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें आगे देख सकते हैं, कहते हैं आवर फोर फादर मतलब होता है आवर फोर फादर, दैट मीन्स समझिएगा, यहां फोर फादर का मतलब होता है हमारे पूर्वज। क्या कहेंगे इनको? हमारे पूर्वज। फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज जो हमारे दादा हुए, परबाबा हुए, इनको हम लोग फोर फादर कहेंगे। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वुड बिकम स्लेव, लूज आवर मोरल फाइबर्स। मोरल फाइबर्स मतलब होता है नैतिकता। मोरल फाइबर्स का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता जैसे कि कहने का सेंस है कि हमारे फोर फादर्स जो हमारे पूर्वज है वो कभी सपोर्ट नहीं किए कि बउआ तुम मशीनरी में ढूक जाओ, चले जाओ मशीनरी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मशीनरी की तरफ आपका फोकस्ड हो, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में आपका फोकस्ड हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कि ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से आपको मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें इंडल्ज नहीं होने के लिए। इंडल्ज होने के लिए जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का अपना एक अलग बेनिफिट्स भी होता है और अपना एक हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी मिला है, हमको टेक्नोलॉजी मिला, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग के एडुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वही दूसरे किसी को मिला टेक्नोलॉजी, गेम खेल के समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेम खेल खेल के अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजी में इंडल्ज हो गए। इंडल्ज मतलब अपने समय को बर्बाद करने लगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का उन्होंने कहा कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, किसी भी प्रकार का मशीनरी का खोज नहीं किया, बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव। स्लेव मतलब होता है गुलाम, याद रखना है कि स्लेव का मतलब क्या होता है। ये इंपोर्टेंट वर्ड है, हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर, याद कर लेंगे इसको। इसको कहते हैं गुलाम, इसको कहेंगे गुलाम, गुलाम। ठीक है, लूज आवर मोरल फाइबर्स, इसको कहते हैं नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता, कभी भी अपनी नैतिकता को नहीं खोना है,
अपने नैतिकता को बिल्कुल नहीं लूज करना है, लूज आवर मोरल फाइबर्स। एक बड़े राइटर थे, प्ले राइटर थे, जिनका नाम था जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने कहा कि साइंस सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड क्रिएट 10 अदर्स। दैट मींस कि अगर साइंस की मदद से अगर एक समस्या सुलझती है तो 10 नए समस्या को वो खड़े कर देती है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लैंग्वेज है। उन्होंने कहा है, उनके प्ले में ये देखने को मिला हुआ है कि साइंस सॉल्व वन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट 10 अदर्स। दैट मींस अगर हम लोग बात करें कि मशीनरी के खोज होने से एक हिस्सा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उससे होने वाले पॉल्यूशन, उससे होने वाला डिप्रेशन, उससे होने वाला मतलब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के कारण समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सारे चीजों को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसका गुलाम नहीं बनना है, टेक्नोलॉजी यूज करना है, लेकिन दिमाग से यूज करना है कि सही तरीका क्या है, सही तरीके से कैसे करना है। इस चीज को गांधी जी जोर दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, इन्वेंशन नहीं होता। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, याद रखना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर जरूरत नहीं तो इन्वेंशन नहीं, जरूरत होगा तभी इन्वेंशन होगा। तो मशीनरी होने से हमारा बहुत सारा काम सुदृढ़ हुआ है, अच्छा हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसका गुलाम नहीं होना है। उसका गुलाम होने के लिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं he said that western civilization is the worship of material। उन्होंने सीधा कहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल है। जैसे अमेरिका जैसा देश है वो कैपिटलिस्ट है, वो नहीं कि वो पूंजीवादी चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। जैसे रसिया जैसे देश है वो सोशलिस्ट है, वो समाज के भलाई के लिए देखते तो हैं, लेकिन उनका भी ज्यादा फोकस कह सकते हैं कि सोसाइटीज के तरफ ना होकर के उनका भी ज्यादा करके एट्रोसिटी के तरफ ही होता है। बहुत सारे कंट्री में ऐसा ही चीज देखने को मिला है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा भूमिका देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। आज के समय में भारत भी कुछ उसी हद तरफ, उसी तरीका के तरफ मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज था जिसको हम लोग कहते हैं मोरल फाइबर्स, ये आज भी यहाँ देखने को मिलता है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वो पैसा दे चाहे ना दे, उनका धन संपत्ति नहीं होगा तो उनका मान सम्मान नहीं होता, बिल्कुल होता है। कहे कि हमारे कल्चर में ही ये चीज अवेलेबल है कि हमको बड़े का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो मशीनरी चीजों के लिए उतना मशीनरी चीजों के प्रति हम लोग का उतना रुझान नहीं रहता है। हाँ नहीं है कोई बात नहीं है, काम चल रहा है। ठीक है, ही अपील होगा, यहां पे कुछ गलती है। अपील ऑफ यूरोप द people of Europe learned their lessons from Greece and Rome। कहने का सेंस है कि उन्होंने बताया कि पीपल ऑफ यूरोप के जो लोग थे उन्होंने अपना लेसन कहां से सीखा? ग्रीस और रोम से सीखा। ग्रीस और रोम से, यानी कि उनके पास अपना कल्चर था ही नहीं। अंग्रेज के बारे में कह रहे हैं, अंग्रेज के बारे में तुमको कभी हम सुनाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में, जो इसमें इंग्लिश पर्सन का कहानी के बारे में तुमको हम बताएंगे। अंग्रेज लोग जो है ना, उनका कोई सिविलाइजेशन था ही नहीं। ऐसा देखा गया कि है ना, आज से 1500 साल पहले तक 1500 ईयर्स एगो इन अंग्रेजों लोगों का कोई कल्चर था ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते थे ग्रीस से, रोम से, यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। यहाँ इंटेलेक्चुअल पर्सन होते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों के पास इंटेलेक्चुअलिटी था ही नहीं। आज हम लोग भले ही भाषा के रूप में कहते हो कि अंग्रेज सब ज्यादा डेवलप है, इंग्लिश बोलने जानता है तो ज्यादा डेवलप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि क्योंकि उनके पास अपना मोरालिटी, अपना हिस्ट्री तक नहीं है। जिनके पास अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास तक नहीं, अपना कल्चर है ही नहीं, तो क्या करेगा? दूसरे पर अपना चीज थोपेगा, जो जहां से सीख के आया उसको थोपा। उसने देखा कि ग्रीस और रोम का कल्चर उसके ऊपर ज्यादा हावी था, ग्रीस और रोम का कल्चर उनके ऊपर ज्यादा हावी था। गांधी जी से दैट द इंडियंस ग्लोरी इज इमूवेबल। ग्लोरी मतलब होता है भव्यता, ग्लोरी मतलब होता है भव्यता। भारतीय सभ्यता का भव्यता जो है वो इमूवेबल है, मतलब ये अस्थाई है, जिसको हम हटा नहीं सकते। अस्थाई कहा जाता है, इसका मतलब होता है अस्थाई। जो चीज कोई अस्थाई चीज होता है इसको इमूवेबल कहते हैं, जो मूव नहीं कर सकता है। तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति इमूवेबल है, अस्थाई है। एट लास्ट ही से दैट ही इज नॉट ए हेटर ऑफ वेस्टर्न, ही इज होगा, ही इज not a hater of western civilization because it sides on the western people है ना। it does
नॉट सूट ऑन अस। कहता है, कह रहे हैं गांधी जी कि एट लास्ट उन्होंने कहना चाह रहे हैं कि हम कभी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हेटर्स नहीं हैं। मतलब पश्चिमी सभ्यता अच्छा है बुरा है, हम उस सब कभी बुराई नहीं कर रहे हैं कि आप पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं कि आप इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं इसका बुराई कभी नहीं करता हूं, मैं इसका बुराई नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट सेट सूट्स होगा यहां पर, सूट्स ऑन वेस्टर्न पीपल। ये वेस्टर्न पीपल को सूट करता है, उनके लिए ठीक है, उनको सूट करता है, उनके लिए ठीक है। हमारे लिए तो इंडियन कल्चर ही ठीक है, हमको सूट नहीं करता है, हमको सूट नहीं करता है, हमको नहीं चाहिए वेस्टर्न कल्चर। मेरे लिए इंडियन कल्चर सही है। मेरे लिए भले ही हम लोग आज फॉलो करते हैं, टी शर्ट पहन के हैं, जीन्स पहन के, कोट पहन के, भाई साहब पोशाक अलग होता है, कल्चर अलग होता है। कल्चर का मतलब ये नहीं कि है ना बेटा बाप से मिलने के लिए हाथ मिला के पूछ रहा है कि हाय फादर टॉम, उसको पता नहीं कि मेरा बाप आज ये है तो कल वो है। कंडीशन ये समझिए कि वेस्टर्न कल्चर का मतलब ये नहीं है, वहां तो पता ही नहीं रहता है, वो उनके लिए फादर्स डे जैसा डे बनता है, हम लोग के लिए रोज फादर्स डे है और रोज मदर्स डे है। ठीक है, क्या है कि उनको पता ही नहीं होता है कि आज मेरे पापा जी कौन है, उनके पास रिश्ता है ही नहीं, क्या है मम्मी डैडी आप बच्चे, रिश्ते ही नहीं उनके पास, क्या कर सकते हैं वो। तो दैट मीन्स हमको ये बात समझना चाहिए कि उनकी कल्चर जो है, उनका सिविलाइजेशन जो है सिर्फ उनके लिए है, अपने लिए नहीं। अपने लिए अपना ही कल्चर सही है। कल्चर का कहने का सेंस ये नहीं है कि मेरे पास है ना हम धोती कुर्ता पहन के आ जाए तब तुम कहेगा कि नहीं इंडियन कल्चर में है, इंडियन अटायर पहन के आ जाए, साड़ी पहन के लड़की चले तो इंडियन कल्चर। भाई साहब कल्चर एक बीज की तरह होता है, सीड की तरह होता है कल्चर, जिसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। कल्चर एक सीड की तरह होता है, और सीड जो होता है कहाँ होता है, सीड दिखाई देता है, जमीन के अंदर होता है। तो ऐसे बॉडी को समझिए, ये शरीर एक जमीन है और इस कल्चर नुमा जो बीज होता है वो हमारे अंदर होना चाहिए। बाहर दिखाई देने वाला कल्चर कल्चर नहीं होता है कि उठ गए है ना कभी अल्लाह अकबर कह के तलवार उठा लिए या फिर जय श्री राम कह के तलवार उठा लिए कल्चर के नाम पे, ये नहीं होता है। संस्कृति का मतलब होता है सम्मान देना। ठीक है, संस्कृति का क्या मतलब होता है, किसी को सम्मान देना, किसी के दूसरे कल्चर के सभ्यता को सम्मान देना। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, लेकर के पूरा का पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। ये उनकी कल्चर में था कि उन्होंने तोड़ना सीखा। हमारा कल्चर तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है, हमारा कल्चर तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रन इन इंडिया। अगर यूरोपियन कल्चर इंडिया में आते चले जाए, इससे भारतीय सभ्यता बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भारतीय सभ्यता नष्ट हो जाएगा। अब इमेजिन करो, यहां पर आज भी जो हम लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है जिसका कोई हद नहीं। एक इंसान अपने जीवन काल में एक शादी करता है। हाँ एक्सेप्शन है, आज का कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि भारतीय सभ्यता आज भी इस संस्कृति को फॉलो करता है। बहुत इक्वालिटी आ चुका है, बहुत इक्वालिटी है, लेकिन आदर सम्मान जो पति का है, जो पत्नी का है, जो भारतीय सभ्यता से अधिक कहीं नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहता है प्लेन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ए मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स। वेस्टर्न फिलोसफर तो लिख के जाते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग लिख के जाते हैं, लेकिन उनका देखेंगे तो थॉट प्रोसेसिंग जो पावर होता है ना वो उतना हाई नहीं होता है। बहुत कम चीज सोचते हैं, बहुत कम चीज को सोचते हैं, इंप्लीमेंट ज्यादा कर पाते हैं। लेकिन कहने का सेंस है बट इट इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सच एज द स्पिरिचुअल लीडर डाई इन 1948। कहता है कि उन लोगों का सोच में है कि हायर लिविंग है ना, हायर लिविंग क्या, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, हाई थिंकिंग, यानी कि सोच बड़ी होनी चाहिए। लिविंग क्या होता है भाई साहब, धोती कुर्ता पहन के भी अगर सीखने को रिक्शा वाला से मिल जाए तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि सिंपली उन्होंने कुछ सिखा दिया आपको। ठीक है, सीखने के लिए जहां से मिल जाए उससे सीख लेना चाहिए। ये फिलोसफर मतलब दर्शन शास्त्री कहा जाता है। फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है। क्या होता है, इसको लिख लेंगे, दार्शनिक कहा जाता है, दार्शनिक। आपको अगर वर्ड नहीं पता है तो इन वर्ड सबका मतलब भी लिख लेते हैं। बट इट इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन भारतीय सभ्यता का आधार ही है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग किसका आधार है, इंडियन सिविलाइजेशन का आधार ही है। ठीक है,
चलते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा चीज जानते हैं। गांधी जी का डेट जनवरी 30 को 1948 में नाथूराम गोडसे के हाथ से हो गया था। अब हम लोग थोड़ा गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कल्चरल बात क्यों लिखा। वास्तव में क्या हुआ था कि गांधी जी इन सारी चीजों से निपट चुके थे। कहने का सेंस है कि स्वतंत्रता संग्राम का जब पीरियड चल रहा था तो गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे, बहुत फेमस। जस्ट लाइक कि जिस तरीका से एक बाबा फेमस हो जाते हैं, कहने का सेंस है अपने देश में तो देखते होंगे कि कोई आदमी जाने या ना जाने लोग गांधी के नाम जान रहे थे कि गांधी कैसा दिखता है, शकल से मतलब नहीं था, गांधी को जान रहे थे। तो गांधी को जान रहे थे तो इसी फेमस जो नेम था गांधी का वो पहुंच गया विदेशों में। विदेशों में पहुंचा तो वहां से एक पत्रकार आया था और पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान गांधी जी से इन कल्चर सब के बारे में बताया था। तो उन्होंने अपने बुक द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में इन्होंने इन बातों को मेंशन किया है, ये एसेज लिखा है उसमें से। अगर हम लोग बात करें गांधी जी के इंट्रोडक्शन के बारे में तो गांधी जी का जन्म गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। जानते हैं गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में, जहां पे इनका राजघाट नाम के एक समाधि स्थल भी बना हुआ है। इनको एक नाम बापू और फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी गांधी जी को ही जाना जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, इनको उपाधि दिया गया हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए गांधी जी की आइडियोलॉजी, इनकी आदर्श क्या थे? आइडियोलॉजी मतलब होते हैं आदर्श। गांधी जी का आइडियोलॉजी का मतलब होता है आदर्श। आइडियोलॉजी का मतलब होता है आदर्श। गांधी जी के आदर्श क्या थे? आदर्श, गांधी जी का आदर्श था, इन्होंने सच्चाई यानी कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई या सच, अहिंसा, अहिंसा इसी को सत्य बोलते हैं, सत्य, इसी को सत्य भी बोला जाता है, याद रखना है। सत्याग्रह, सत्याग्रह तो हिंदी शब्द है, समझते होंगे। सत्याग्रह शब्द जो है ना लियो टॉल्स्टॉय के नोवेल से लिया गया हुआ है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका थे तो लियो टॉल्स्टॉय एक राइटर थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। इन्होंने सत्याग्रह भारत में लागू किया था, सत्याग्रह, है ना। सर्वोदया मतलब जीव पे दया करनी चाहिए, सर्वोदया। सब स्वराज्य की बात इन्होंने की थी 1942 में, जब करो और मरो की बात करी थी इन्होंने, तो उन्होंने उस समय कहा था कि है ना हमको स्वराज्य चाहिए, भारत का पूरा संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए इन्होंने हमेशा, स्वदेशी मतलब जो अपने देश में बने हो ऐसे चीजों को अपनाने के लिए हमेशा इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, विश्वास। और एडुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा पर इन्होंने बहुत विशेष जोर दिया था, शिक्षा, शिक्षा पर इन्होंने विशेष जोर दिया था गांधी जी ने। गांधी जी का लिटरेरी वर्क्स देखें, इन्होंने काम किया, जो इन्होंने किताब उताब लिखा उनके बारे में है। तो हिंद स्वराज इनका पत्रिका था। इंडियन होम रूल इनका एक और एसे है। द गुड लाइफ, गांधी अगेंस्ट फैसिज्म। फैसिज्म मतलब होता है, फैसिज्म का मतलब समझिएगा, फैसिज्म का मतलब होता है अस्थिरता या अन्याय, अस्थिरता, अस्थिरता, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं हिंसा एक प्रकार का था, ये एक प्रकार का ये हिंसा था, फैसिज्म। इन सब चीज के अगेंस्ट थे गांधी जी। गांधी जी का यही लिटरेरी वर्क्स था कि इस सब चीजों के वो अगेंस्ट थे। गांधी जी का कुछ कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपको जैसे पता होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो एक लॉयर के पद पर वो साउथ अफ्रीका गए थे। वहां पर उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। तो गांधी जी को वहीं पे ऐसा लगा कि नहीं, हम जब इतना अच्छे व्यक्ति हैं, कोट बूट पहने हुए हैं, वकील है, पढ़े लिखे हैं, जब विदेश में हम काम कर रहे हैं तब मेरे साथ इतना बुरा हाल किया जा सकता है, तो सोचो मेरे भारतीय लोगों के साथ क्या करा जाता होगा। तो उन्होंने 1917 में जब वो भारत लौटे थे, ठीक है, जब वो भारत लौटे थे तो उन्होंने कुछ मूवमेंट चलाए थे। मूवमेंट यानी कि कुछ
कुछ मूवमेंट उनका इस तरीका का था, आंदोलन जिसको कहा जाता है, कुछ मूवमेंट उन्होंने चलाए और उस मूवमेंट को बड़ी ही एप्रिसिएशन मिला और इंडिया भर से नहीं पूरा दुनिया भर के लोगों ने उसको सपोर्ट किया। आप समझ सकते हैं उस समय तो ऐसा कोई मास मीडिया भी नहीं था, फिर भी गांधी जी इतना फेमस हुए कि विश्व भर के लोग उनको जानते थे। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था चंपारण मूवमेंट में। 1917 में ये मूवमेंट किया गया था चंपारण में, जानते होंगे मोतिहारी के बगल में ही मेरे पूर्वी चंपारण है, उसी जगह में किया गया था, मोतिहारी से, जब बापू धाम मोतिहारी के नाम से जानते हैं। पहले सत्याग्रह के लिए है ना, चंपारण में किसानों की स्थिति, जिसको किसान पीजेंट कहा जाता था, शेयर क्रॉपर्स कहा जाता था, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। वो मरते थे, सुसाइड कर करके मर जाते थे, मतलब आत्महत्या करके मर जाते थे। तो उनके लिए चंपारण मूवमेंट कौन चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी ने खेड़ा मूवमेंट चलाया था, गुजरात में ही एक जगह है खेड़ा में मजदूरों के लिए, खेड़ा में सत्याग्रह किया था इन्होंने, खेड़ा मूवमेंट के नाम से जाना गया। और इसी साल इसी जगह पर अहमदाबाद में भी मिल स्ट्राइक हुआ था, मिल के लिए भी इन्होंने किया था, इसी में हुआ था, मिल स्ट्राइक हुआ था कि मजदूरों के लिए मिल स्ट्राइक इसी को कहते हैं, मिल स्ट्राइक। इसी समय उन्होंने मिल के स्ट्राइक भी किया था, 1918 में भी मिल स्ट्राइक भी इन्होंने इसी समय किया था, ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट 1919 में किया गया था। अगर आपको नहीं पता है खिलाफत मूवमेंट, अगर कमेंट कीजिएगा, अगर हमको बताना पड़े तो कभी हम बताएंगे आपको कि कौन सा मूवमेंट कैसा था। ये हिस्टोरी का टॉपिक है, लेकिन ये मूवमेंट गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ये सब वर्क किए हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग जानते हैं, है ना, सबने अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है इसको, कि है ना, मत करो किसी का, अंग्रेज जो कहे उसे काम को मत करो। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था, है ना, कौन चलाया था? तो गांधी जी चलाए थे। 1920 में इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। लास्ट में 1942 में एक क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी कि ये 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया लास्ट मूवमेंट था। इसके बाद गांधी जी का डेथ हो जाता है 1948 में, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी जी जैसे एक हम बताए हैं कि एक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, एक व्यक्तित्व के रूप में, अगर पॉलिटिशियन के रूप में ना जाने तो एक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। इन्होंने कुछ मोरालिटीज की बात करी थी और उन्होंने 7 जो पाप होते हैं उनके बारे में बताया कि क्या क्या पाप होते हैं। सीन का मतलब होता है पाप, सीन का मतलब क्या होता है? पाप होता है। समझते हैं थोड़ा सा, सीन का मतलब होता है पाप, याद रखना है कि 7 सीन के बारे में इन्होंने सजेशन दिया था लोगों को कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला है वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम किए अगर कोई आदमी धन जमा करता है तो उसके लिए वो पाप है। समझ में आ रहा है बात? दूसरा है प्लीजर मतलब होता है आनंद, प्लीजर मतलब होता है आनंद, समझिए बात को, आनंद विदाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। मेरा बात सुनिए, आप लोग ना वर्ड को लिखते रहिएगा, यही सब वर्ड ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्शियसनेस, इसको पढ़ा भी जाता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। विदाउट कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना, है ना, ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। बिजनेस विदाउट इथिक्स, बिजनेस का कोई मोटो होना चाहिए, इथिक्स होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। इथिक्स का मतलब भी वही होता है नैतिकता, है ना। तो बिना इथिक्स का बिजनेस नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। कॉमर्स यानी कि लेन देन उसी को कहा जाता है, कॉमर्स भी उसी को कहा जाता है। बिजनेस यानी व्यापार को ही कॉमर्स या बिजनेस एक ही चीज है, उनको कहा जाता है। बिना मोरालिटी, बिना नैतिकता की नहीं होनी चाहिए, एक कंसर्न होना चाहिए। अगर कोई चीज के लिए वादा करते हैं उसको पूरा करना चाहिए, इसी को कहा जाता है बिजनेस। बिजनेस स्ट्रेटेजी अगर ऐसा नहीं होगा तो उस आदमी का बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप किसी काम को करने के लिए सकारते हैं तो उसको कीजिए, जो पैसा तय करते हैं उसको नहीं ठगना चाहिए, किसी को ठग करके पैसा आप कमाने से कोई फायदा नहीं है, तो नैतिकता होना ही चाहिए। दैट 7 sin, गांधी जी ने 7 पापों के बारे में बताया है, जिसमें से हम लोगों ने 4 पापों के बारे में देख लिए हैं। इसमें 5वां नंबर में देख रहे थे साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस वो भी बिना ह्यूमैनिटी का ठीक नहीं होता है। पहले ही बताया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि साइंस सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड क्रिएट 10 अदर्स। आपको पता होना चाहिए कि इंसान ने खुद को मारने के लिए बम बनाया है, कभी कोई जानवर कोई भी